नोट्स मिल गए हैं सबको? नील, नील बेटा, यस नो, सर। नोट्स मिल गए? यस सर। ठीक है, तो आज हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? फर्स्ट हमने साइनसॉइड्स किया था। साइनसॉइड्स सिग्नल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमने फेजर का डिस्कशन किया था। ठीक है, अब हम ये फेजर की हेल्प से हम सर्किट एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली साइनसॉइड से हम क्या कर रहे थे, टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, और फेजर से हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सर्किट एलिमेंट पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है इन दोनों का। फर्स्ट, फेजर रिलेशनशिप फॉर सर्किट एलिमेंट। फर्स्ट हमने एलिमेंट लिया रजिस्टर। सपोज रजिस्टर में आपने कोई वोल्टेज दिया वी टी एंड करंट इज आई टी। तो सपोज आप इसका फेजर कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आपका ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, फेजर वोल्टेज, एंड दिस इज अ फेजर करंट, और रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फाइनली रेजिस्टेंस। जैसे सपोज आपके पास वी टी अगर गिवन है 2 cos ओमेगा टी प्लस 30, तो आप फेजर कैसे ले सकते हैं उसका, मैग्नीट्यूड 2 एंड फेज ऑफ 30 डिग्री। तो आपने जनरली फेजर में कन्वर्ट कर दिया। और आई टी, अगर सिमिलरली आई टी आपको नोन है, तो आप उसका भी फेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं। तो दिस इज अ टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट एलिमेंट, और अभी हम इसका कुछ एक एनालिसिस देखते हैं। फेजर डायग्राम देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ होता है। आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा फेजर डायग्राम, लेकिन फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बी इक्वल टू, अभी जो हमने टाइम डोमेन में सर्किट देखा उसमें बी इक्वल टू आई ऑफ आर होगा। ठीक है, अब सपोज मैंने आई की वैल्यू अज्यूम कर ली, आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस वाई। तो फाइनली वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप वैल्यू पुट कर देंगे आई की, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस वाई इंटू आर। अगर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, नो फेजर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने सपोज इसको फेजर में कन्वर्ट कर दिया आप, तो फेजर में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो गया आपके पास, आर आई एम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि आई एम इंटू आर मैग्नीट्यूड है, और फेज क्या है इसका, एंगल ऑफ फाइव। तो आपने वोल्टेज को आपने फेजर में कन्वर्ट कर दिया, एंड अगर करंट को आप फेजर में कन्वर्ट करते तो क्या आ जाता है आपके पास, आई एम एंगल फाइव। ठीक है, तो अगर मैं इसको फेजर डायग्राम को प्लॉट करता हूँ, मुझे दोनों का फेज पता लग गया कि दोनों का फेज, दोनों के इसमें फेज क्या है बेटा, फाइव। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस को हमने प्लॉट किया। फाइव एंगल पे सपोज आपके पास आई के केस में मैग्नीट्यूड क्या था, आई एम, तो हमने यहीं तक ड्रॉ किया आई एम। और बी के केस में आपके पास फेज क्या था, अगेन फाइव, सेम ही लाइन पे होगा, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड क्या था, आई एम इंटू आर। तो हमने ये नोटिस किया, इन केस ऑफ रजिस्टर जो आपके करंट और वोल्टेज क्या होता है, इन सेम फेज, दोनों का फेज क्या होता है, सेम। आई के केस में भी फेज क्या है आपके पास, फाइव, और वी के केस में भी क्या है, फाइव। इसलिए हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं, और ये बोलते भी हैं कि इन केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। नेक्स्ट सपोज हम इंडक्टर का डिस्कशन करते हैं। इंडक्टर के केस में हम जब वो जनरली, अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम सिंपल इस वोल्टेज को और करंट को हम नॉर्मली फेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं इसका आपको जनरली मॉडिफिकेशन बताऊंगा कि अभी हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, अभी आप इसको नोट कीजिए। तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी एक रिलेशन लिखते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर करंट की। अब मैं कल हमने डिस्कस किया था डी आई बाई डी टी, अगर डिफरेंशिएशन करें, अगर उसे फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या लिख देते हैं, जे ओमेगा, राइट। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं, तो जे ओमेगा अगर फेजर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फेजर का अगर कन्वर्जन करेंगे, V इक्वल टू एल, सॉरी एल डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा आई। ठीक है, इस टाइप से हमने फेजर में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली फेजर वोल्टेज एंड फेजर करंट में हमने रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्टर। अब इसको हम थोड़ा इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करने के लिए अगर देखते हैं, सपोज फिर से हमने अज्यूम किया आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने अज्यूम किया। ठीक है, अब आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इन केस ऑफ इंडक्टर, ये रिलेशन होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस
ओमेगा टी प्लस फाई डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड ओमेगा टी प्लस फाई का फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करने का पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आएगा ओमेगा, तो माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, हमने वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ओमेगा आई एम, इसके पास कोफिशिएंट था माइनस ऑफ ओमेगा आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और एल यहाँ से आ गया कोफिशिएंट। ठीक है, तो फाइनली आपके पास v की वैल्यू आ गई, v की जैसी वैल्यू आ गई। अब आपको फेजर डायग्राम प्लॉट करने के लिए आपको पहले सेम टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास टर्मिनोलॉजी क्या है, कॉस, तो आप अगर फेजर में प्लॉट करते हैं, यहाँ पर कॉस की टर्म में प्लॉट करते हैं, तो आपको ये क्लियर है अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अब इस पॉइंट पोर्शन को हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो हम इसको देख कर दें, आपको ये क्लियर है, दिस इज अ कॉस ओमेगा टी एक्सिस, दिस इज अ माइनस कॉस ओमेगा टी एक्सिस एंड दिस वन इज अ माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी एक्सिस एंड दिस वन इज अ साइन ओमेगा टी एक्सिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में। फाइनली अगर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को अगर मुझे प्लॉट करना पड़े तो कहीं मैग्नीट्यूड कुछ भी हो इसका, लेकिन ये इस टाइप से यहाँ कहीं प्लॉट होगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो रहा है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो रहा है, तो प्लस फाइव के लिए आपको क्या एंटी क्लॉकवाइज यहाँ इस डायरेक्शन में कहीं प्लॉट होगा। अब सपोज अगर मुझे कॉस की टर्म में सेम टर्म को लिखना है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये एंगल कंप्लीट कितना हो जाएगा आपके पास, कंप्लीट एंगल 90 प्लस फाइव। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने इस माइनस और साइन को रिप्लेस कर दिया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 90। अब सिंपल है आपको फेजर प्लॉट करना, फेजर इस टाइम डोमेन सिग्नल को साइनसॉइड्स को आपको फेजर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्लियर है कि दिस इज अ मैग्नीट्यूड एंड दिस वन इज अ फेज। तो फाइनली हमने v को फेजर में कन्वर्ट कर दिया, v इज अ ओमेगा एल आई एम फेज ऑफ पाई प्लस 90। ठीक है, 5 + 90 ये हमने फेज कर दिया। अब हम इसका अगर फेजर डायग्राम अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे तो करंट की इक्वेशन क्या थी बेटा, करंट की इक्वेशन थी आपके पास फेजर की I = IM एंगल फाइव, ये हमने एज्यूम किया था, और इसके अकॉर्डिंग आपकी V की इक्वेशन क्या आ गई, वोल्टेज फेजर की इक्वेशन क्या आ गई, ओमेगा एल आई एम फेज ऑफ 5 + 90 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली आप इसको प्लॉट करेंगे फिर से, तो फेज आई का हमने फेज क्या लिखा फाइव, और ये 90 डिग्री एंगल में प्लॉट करते हुए हमने वोल्टेज का ड्रॉ कर दिया, मैग्नीट्यूड इसका ओमेगा एल आई एम होगा और इसका मैग्नीट्यूड आई एम होगा, ये क्लियर होना चाहिए सबको। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि वोल्टेज आपका लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री एंगल, तो वोल्टेज लीड करंट इन केस ऑफ इंडक्टर बाय 90 डिग्री। तो ये हम जनरली ये लाइन हम एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें इसका रीजन नहीं पता होता, आज तो हमने प्रूफ कर लिया है इसको। तो वोल्टेज क्या होता है आपका इंडक्टर केस में लीड करता है 90 डिग्री, क्लियर है। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट इज कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को हम स्विच करते हैं। कैपेसिटर के केस में नॉर्मली हमने फिर से वही लिखा है, दिस इज अ टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम दिस इज अ स्मॉल आई से हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली फेजर के केस में हमने लिख दिया। ठीक है, फेजर के केस में हमने यहाँ लिख दिया। तो अब सपोज आप इस फेजर में अगर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास रिलेशन क्या हो जाएगा, I = CdV/dt। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेम आप कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। अब आप v को एज्यूम कर लेंगे, v को सपोज सेम हमने एज्यूम किया, ये कंसेप्ट वही है कि डिफरेंशिएशन के केस में आपके पास क्या आ जाता है, j ओमेगा v। ठीक, यही कंसेप्ट है सेम। हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, v को हमने एज्यूम किया, एज्यूम
P इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, डिफरेंशिएशन करेंगे सेम माइनस टर्म सेम कंसेप्ट आएगा, फिर इस माइनस टर्म को हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया जैसे हमने प्रीवियसली कन्वर्ट किया। नोट किया हमने जो फेजर आया, करंट फेजर आया वो हमारे पास आई इक्वल टू ओमेगा सी वी एम, दिस इज अ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज अ फेज ऑफ करंट। ये कंसेप्ट आ गया। अब हम सपोज फेजर प्लॉट करेंगे तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फेजर वोल्टेज का फेज क्या था आपके पास 5 एंड करंट के केस में फेज क्या था 90 प्लस 5। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, प्योरली अगर कैपेसिटर होगा तो ये कंडीशन अचीव होगी। और हम इसको रिवाइस वर्सा ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो वोल्टेज भी लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको कंसेप्ट। नेक्स्ट हम स्विच होते हैं, नेक्स्ट आई थिंक ये क्वेश्चन है आपके पास। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, द वोल्टेज V इक्वल टू 12 cos 60 t plus 45 degree is applied to a 0.1 Henry inductor. Find the steady state current through the inductor. ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कि रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, यही रिलेशन होता है। अब सपोज आप इसको फेजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू एल एल जे ओमेगा आई लिख सकते हैं हम। सेम हम करंट वोल्टेज आपको गिवन है, वोल्टेज आप फेजर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो फेजर क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 मैग्नीट्यूड है एंड फेज है 45 डिग्री। और यहाँ से हमेशा इससे एक और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 60 इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है आपके पास 0.1 हेनरी गिवन है, 0.1 इंटू जे इंटू ओमेगा की वैल्यू हमने क्लियर कर दी 60 एंड इंटू आई। तो फाइनली यहाँ से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 12 एंगल 45 डिग्री एंड 6 जे, इस टाइप से आ गया आपके पास। ठीक है, अब सपोज आप इसको आपको मैंने बोला था डिवाइड में इस टाइप का एक्सप्रेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड किसमें होता है, पोलर फॉर्म में। तो आपको ये जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली 6 से 6 काट सकते हैं हम, कैंसिल आउट कर सकते हैं 2, तो 2 सॉरी अभी नहीं कैंसिल करते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, नहीं तो 12 एंगल ऑफ 45 डिग्री कर दिया हमने और यहाँ पर 6 जे, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में, डिनोमिनेटर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड क्या आएगा 6 और फेज कितना आएगा 90 डिग्री। बिकॉज अगर सपोज आप लिखेंगे 6 एंगल 90 डिग्री तो आपके क्या लिख सकते हैं उसको 6 ई रेश टू द पावर जे 90 डिग्री और जे 90 को लिख सकते 6 कॉस 90 डिग्री प्लस जे साइन, सॉरी 6 भी आएगा, जे साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, तो यहाँ से 6 जे आ जाएगा और cos 90 इज 0, तो प्लस 0। तो बेसिकली 6 जे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स एंड ये माइनस हो जाएगा, फेज हमने चेक किया था कल, तो ये आ जाएगा आपके माइनस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो अब करंट आपसे पूछा गया है, तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना आया आपके पास 2। अब टाइम डोमेन में करंट, ये आपने फेजर में फॉर्म में लिखा है, तो इसको टाइम डोमेन में नॉर्मली आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई टी इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड है एंड फेज कितना है आपके पास 60 टी कॉमन रहेगा और फेज कितना है माइनस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने नोटिस भी कर लिया कि वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है। यहाँ पे +45 है, यहाँ पे -45। ठीक है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है इन केस ऑफ इंडक्टर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, अगर कोई आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम क्लियर करते हैं। कभी भी हम सर्किट में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम जनरली उसको रेजिस्टेंस, किसी भी एलिमेंट को उसके इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं। अब पॉइंट ये क्लियर होता है कि इम्पीडेंस होता क्या है। तो अगर हम ये देखें, वोल्टेज एंड करंट फेजर रिलेशनशिप हमने देख लिया। रजिस्टर के इसमें V = IR, अगर ये वोल्टेज फेजर है, ये फेजर करंट है, फेजर वोल्टेज फेजर करंट। सिमिलरली हमने हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट देख लिया। अब इम्पीडेंस की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली द इम्पीडेंस जेड, जनरली हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड ऑफ अ सर्किट इज द रेशियो ऑफ फेजर वोल्टेज टू द फेजर करंट आई। बेसिकली वी, कैपिटल वी अपॉन कैपिटल आई को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम हर एक एलिमेंट के केस में कंसिडर करेंगे तो हर एक एलिमेंट के केस में आपके पास जो फेजर इम्पीडेंस आएगा, रजिस्टर के केस में इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, आर। इंडक्टर के केस में इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, j⍵L। एंड कैपेसिटर के केस में क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस 1/j⍵c। ठीक है, तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब यूज होगा आपके पास अब थ्योरम्स में कंप्लीट। अभी तक हमने ये ट्राई किया है कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरीके से हैंडल, कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली। तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी ट्राई करे। क्वेश्चंस आई थिंक कैलकुलेशन क्लियर होगी, उसके बाद फिर हमने इम्पीडेंस पे स्विच हुआ। यहाँ से इम्पीडेंस से आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर होने लगेंगे। अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे ट्राई, तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है एडमिटेंस। बेसिकली एडमिटेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। इट मीन्स रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज, I/V, 1/Z भी बोल सकते हैं, जनरली Y से डिनोट करेंगे हम। तो रेजिस्टेंस के केस में इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 1/R। इंडक्टर के केस में 1/j⍵L। एंड सिमिलरली आप कैपेसिटेंस के केस में देखेंगे तो j⍵c। ठीक है, नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, फाइंड VT एंड IT इन द सर्किट। इस टाइप के सर्किट को जनरली हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन आपको देखो, कभी भी इस टाइप से लिखा है तो आपको ये जो वैल्यू लिखी है, इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 4 गिवन है। तो अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस सर्किट को कन्वर्ट करूंगा तो जनरली हम क्या करते हैं, 5 ओम, सॉरी, अभी हम क्या करेंगे, हमने जो भी आपके पास वोल्टेज होगा, वोल्टेज और करंट होगा, उसको हम फेजर वोल्टेज और फेजर करंट से सर रिप्लेस कर। हाँ, हाँ नील बताइए। हेलो सर। हाँ नील बताइए। हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस वॉइस नहीं आ रही है सर। अच्छा अच्छा, अभी नहीं आ रही है, पहले से ही नहीं आ रही थी। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो। सर वो वॉइस नहीं सर, अभी कटने लगी हुई है। हेलो। हेलो सर, अभी अभी नहीं आ रही है। अच्छा, अभी नहीं आ रही, क्लियर नहीं है या बिल्कुल ही नहीं आ रही बेटा, आवाज कुछ सुनाई दे रहा है। हेलो। हेलो। सर सर कट 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 के आ रही। अच्छा हेलो। क्लियर नहीं है आवाज। अच्छा, क्लियर नहीं है आवाज। वेट वेट करते हैं, 1 मिनट रुकिए, नेटवर्क इशू हो सकता है, 1 मिनट। हेलो, आरू आवाज आ रही है बेटा? सर अब आ रही। तो आ रही है। क्लियर है सब साउंड सबको? नील, आपको इशू था? यस सर, क्लियर है अब। ठीक है, अभी तक कोई डाउट था पीछे? नो सर, नो। क्लियर है ना सब चीजें? ठीक है, तो अब हम देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा हमारे पास। अभी हम थ्योरम से स्विच होएंगे, तो आपको बेसिक ये कैलकुलेशन करना है। अगर आ गया तो आपके लिए थ्योरम एज अ डीसी सर्किट की जो थ्योरम होती है वॉइस वो क्लियर सेम। नहीं आ रही है सर। हेलो।
क्या नहीं आ रही है? हेलो सर। हाँ रंजीत बोलिए। हेलो। वॉइस हाँ, क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है। सर अभी भी साफ नहीं आ रही है आवाज। एक से यस सर। आप क्लियर है? सर अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। एक बार क्लियर साउंड का इशू क्लियर कर लेते हैं, पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है या वॉल्यूम आवाज कट कट के आ रही है? कट कट के आ रही है सर। अच्छा। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ बेटा, एक काम करते हैं, सेशन आई थिंक सेशन भी ओवर होने वाला होगा, हम न्यू सेशन ज्वाइन करते हैं। सर अभी 11:45 पे तो सर हमारी एचओडी सर की क्लास है सर। 11:45 पे क्यों है? मेरा लेक्चर टाइम है तो। सर वो मेरे को पता नहीं सर, सर ने कल बोला था सर, मैसेज किया था। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो मेरा मेरा लेक्चर होगा ना। चलो आप देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हेलो। हेलो। यस सर अभी भी आवाज़ का इशू है बेटा? नो सर। सर अभी तो सही आ रही है। अच्छा, कभी आवाज़ का इशू हो तो आप मेरे को एकदम स्टॉप कर दीजिएगा, है ना? ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो फाइनली इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है? फाइंड, सॉरी, क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड वी टी एंड आई टी इन द सर्किट। आई टी क्या है? दिस इज अ आई टी करंट एंड दिस वन इज अ वी टी करंट, बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस 0.1 फेरेड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने आपको बोला कि हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो इट मीन्स दिस इज अ ओमेगा वैल्यू। तो आपके पास टी के कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमको पता है, नोन है। तो फाइनली हम इस सर्किट को, कंप्लीट सर्किट को फेजर में कन्वर्ट करते हैं। तो फेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो भी आपके पास वोल्टेज होंगे वो वोल्टेज फेजर में कन्वर्ट होंगे, और जो भी आपके पास करंट होगा वो करंट फेजर में कन्वर्ट होगा, और बाकी जितने भी आपके एलिमेंट हैं उसको हम इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे, उसके इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। ये हमेशा याद रखना, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई किसी में इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी आ गया है। बस आपको जस्ट इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है। अब हम एक बार क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। जैसे सपोज आपके पास, इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ। तो वोल्टेज को अगर मैं उसके फेजर से रिप्लेस करूंगा तो फेजर वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड 10 एंड फेज इज 0 डिग्री। ठीक है। करंट फेजर को मैंने कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली आई लिख दिया, अभी मुझे वैल्यू नहीं पता है तो मैंने आई, कैपिटल आई से रिप्लेस कर दिया। रेजिस्टेंस का इम्पीडेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आर ही होता है, तो 5 ओम से रिप्लेस कर दिया। एंड कैपेसिटेंस के केस में उसके इम्पीडेंस से अगर मैं रिप्लेस करूंगा, जनरली आप कैपेसिटेंस का सिंबल भी बना सकते हैं, Z1 भी लिख सकते हैं। तो अगर सिंबल से रिप्लेस करूंगा तो क्या होता है? इसका इम्पीडेंस 1/j ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 4, एंड सी की वैल्यू 0.1। 1/j ओमेगा सी हमने देखा था अभी इम्पीडेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर, तो हमने जनरली इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो अब अगर हम पॉइंट देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, इसको चेक करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 1/j को क्या लिख सकते हैं हम? j से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, j से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे, तो j/j² मीन्स माइनस ऑफ j से रिप्लेस करते हैं, j² इज -1, तो 1/j को हम रिप्लेस कर सकते हैं -j से। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 1/4 को डिवाइड करेंगे 0.25, तो हम इसको 2.5 माइनस ऑफ जे लिख सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर लेना, इसी टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो फाइनली हमने कन्वर्ट कर दिया पूरे कंप्लीट सर्किट को फेजर सर्किट में। यहाँ आप कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन।
frequency domain. ठीक है, this is a time domain representation of a circuit, this is a frequency domain representation of a circuit. इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया नॉर्मली। अब आपको जो भी आपके पास केवीएल केसीएल के कंसेप्ट हैं वो आप अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से अप्लाई करना है, जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास केवीएल अप्लाई किया, करंट क्या फ्लो कर रहा है आई, तो मैं क्या लिखूंगा 10 फेज 0 डिग्री इक्वल टू 5 इंटू आई प्लस आई इंटू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एज ए इम्पीडेंस की तरह ट्रीट करना है, और इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो जनरली एज अ रेजिस्टेंस ही ट्रीट करना है। तो क्या होता है वोल्टेज क्या होती है उसका अक्रॉस आई इंटू जेड, बिकॉज V अपॉन आई इक्वल टू जेड होता है। तो अगर वोल्टेज फेज की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो I इंटू जेड, तो I इंटू जेड क्या है यहाँ पर -j2.5। फाइनली यहाँ से मैं I कॉमन ले लिया मैंने अगर, तो क्या बच जाएगा आपके पास, I कॉमन ले लिया 5 माइनस 2.5j। ठीक है, दिस इज अ 10 फेज 0 डिग्री। अब अगर मुझे I कैलकुलेट करना है तो I क्या हो जाएगा 10 0 डिग्री अपॉन 5 माइनस 2.5j। यहाँ से आगे आपको कैलकुलेशन हमने, इसलिए हमने लास्ट 2 क्लासेस में हमने कैलकुलेशन ही की है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड करेंगे, फाइनली आपके पास R1 एंड फेज की टर्म में इक्वेशन आ जाएगी, तो आप उसको IT की फॉर्म में ले सकते हैं। IT क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इज R1 एंड दिस फेज इज फाई। इस तरीके से देख सकते हैं। अब फाइनली आपको VT अगर कैलकुलेट करना है तो VT के केस में आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी। जब आपके पास अगर I आ गया है, तो अगर सपोज दिस इज अ V, तो दिस इज अ V, ये आपको कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है, तो V के केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल V इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड बेसिकली क्या है, इम्पिडेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस। इम्पिडेंस क्या था यहाँ पर माइनस का J2.5। तो आई आप कैलकुलेट कर चुके हैं फेजर फॉर्म में, और वी आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आप फिर से नॉर्मली एक R2 फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको अगेन आप टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड दिस वन इज अ फेज। ठीक है, तो इस टाइप से हम फ्रिक्वेंसी टू टाइम डोमेन में जा रहे हैं और टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन में स्विच हो रहे हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट next question is find the input impedance of the circuit, assume that the circuit operates at 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपको जैसे आप सपोज नॉर्मली रेजिस्टेंस को ऐड करते थे, सपोज ये रेजिस्टेंस का सर्किट है। ठीक है, आप रेजिस्टेंस का अगर फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, सेम कंसेप्ट में आपको इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो लेकिन आपको हर एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी एलिमेंट हैं उनके इम्पीडेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूंगा, तो कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस क्या होता है 1/J, और ओमेगा आपको नोन है 50, एंड दिस इज अ 2 मिली फेरड, तो इंटू 2 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय J इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 100 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा -10J। तो हम इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं इस इम्पीडेंस को -10J। तो ऐसे ही सब इम्पीडेंस को आप रिप्लेस करेंगे तो ओवरऑल एक इम्पीडेंस की फॉर्म में आएगा, और सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट लगा के आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसका आंसर आपके पास गिवन है। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये। अनुजा, अनुजा, नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो हाँ अनुजा बताइए। नहीं, नो सर बोल रही थी। ओके, ठीक है, तो अब आपको सेम क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, यहाँ पर आपके अगेन आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, अगेन आपको जेड इन कैलकुलेट करना है, आंसर आपको गिवन है। यहाँ चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ये अगेन मैं आपको असाइनमेंट सबमिट करूँगा, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट इज डिटरमाइन
V naught T in the circuit. Determine V naught T in the circuit. ठीक है, ये टाइम डोमेन में आपको फिर से अगेन एक सर्किट गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस 60 ओम, 10 मिली फेरेड, 5, तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा की वैल्यू अगेन 4 गिवन है, ओमेगा इक्वल टू 4। तो आप सेम अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर सर्किट कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, सपोज दिस इज अ करंट आई, एक आई करंट एज्यूम कर लेते हैं, तो आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, फेजर करंट 20 एंगल ऑफ माइनस ऑफ 15 डिग्री, नॉर्मली करंट इज आई फेजर करंट, रेजिस्टेंस इम्पिडेंस 60 ओम ही रहेगा, एंड इसका इम्पिडेंस चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस लिख सकते हैं 1/J4, एंड ओमेगा सी की वैल्यू क्या है, 10 मिली फेरेड, 10 इंटू 10⁻⁻3। नॉर्मली हमने ये रिप्लेस कर दिया, देन अगेन हम इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे, इंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं J ओमेगा L, तो J इंटू 4 इंटू L की वैल्यू क्या गिवन है, 5 हेनरी। तो ओवरऑल हम सर्किट को सॉल्व करेंगे, नॉर्मल KCL KVL अप्लाई करके कोई भी करंट हमें एज्यूम करने हम कर सकते हैं। फाइनली हम फेजर वोल्टेज अक्रॉस V नॉट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालेंगे, दिस इज अ V नॉट, फिर फेजर से हम टाइम डोमेन में जाएंगे तो आपके पास आंसर क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी रहेंगे, एग्जाम में इतना इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक क्लियर है, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, तो हम सेशन क्लोज करते हैं यहीं पर, आप क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए सर की। ठीक है नील, आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, अब ये मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं फिर आप लीव कर सकते हैं। आरू, सर। अनुजा, सनी, Present, sir. सनी, सनी, गौरव, कर्नेल, प्रेजेंट सर। मुस्कान, नील, Present, sir. रजनीश, प्रेजेंट सर। रंजीत, प्रेजेंट सर। विकास। प्रेजेंट सर। बेटा विकास, आपने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की थी आज, हाँ सर। तो क्यों, टाइम का नहीं पता था आपको? नहीं सर, पता था, थोड़ा सा काम था। ठीक है, तो टाइम पे रहा करो बेटा क्लास में, है ना? ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।